स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड एक्सप्रेस में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो पलायन आयोग ने राज्य में लौटे प्रवासियों पर अपनी रिपोर्ट अब सौंप दी है और मुख्यमंत्री के सामने आंकड़े रख दिए हैं। राज्य ने इस दौरान 3,57,000 प्रवासी लौटे हैं, जिसमें से 1 लाख वापस चले गए, यानी 29% प्रवासियों ने फिर से पलायन किया। करीब 71% प्रवासी मूल निवास या फिर उसके आसपास के इलाकों में मौजूद हैं। 33% खेती और पशुपालन, 38% मनरेगा पर निर्भर है, 12% स्वरोजगार, तो 17% दूसरे सोर्सेज पर निर्भर है। वहीं सीएम त्रिवेंद्र रावत ने भी विभागीय सचिवों को निर्देश दिया और कहा कि प्रवासियों को रोजगार दे, स्वरोजगार के बेहतर मौके दे और ये योजनाएं मिशन मोड पर संचालित हो। और प्रवासियों पर रिपोर्ट सौंप दी गई है और इसको लेकर बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, अब रिपोर्ट सौंप दी गई है, अब इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा? किस तरह से जो लोग पहुंचे हैं उत्तराखंड में उनको रोजी रोजगार मुहैया कराया जाएगा? किस तरह से अब सरकार इस रिपोर्ट के बाद काम करना शुरू करेगी? बिल्कुल नीलू, मार्च में कोरोना की शुरुआत हुई थी, उसके बाद प्रवासी लौटे, बड़े अलग अलग शहरों से लौटे, विदेश में भी कुछ लोग जो थे वो वापस लौटे। लेकिन अब जो बात सामने आई है लगभग 7 महीने के बाद कि 3,57,000 प्रवासी आए थे, जिसमें से 1 लाख लौट चुके हैं, यानी 29% लौट चुके हैं वापस अपने कामों पे और 71% यहाँ पर है। कोई खेती कर रहा है, कोई पशुपालन कर रहा है, कोई मनरेगा से जुड़ा हुआ है और इस तरीके से अब कोई स्वरोजगार अपना कर रहा है। लेकिन अब सरकार के सामने चैलेंज ये है कि इन लोगों को किस तरीके से काम दिया जाए, कैसे इनकी मदद की जाए, कैसे इनको और हेल्प की जाए, कैसे इनको रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा जाए। क्योंकि 2.5 लाख का नंबर, 2,57,000 का नंबर बड़ा नंबर होता है और खासतौर पर ये जो प्रवासी है ये पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में वापस लौटे और 2022 में चुनाव होना है। तो सरकार की कोशिश ये जरूर रहेगी कि ये प्रवासी जो आए हैं यहाँ पर रहें, इन्हें कामकाज मिले, यानी ये नाराजगी की वजह ना बने। और नाराजगी की वजह ना बने इसीलिए मुख्यमंत्री ने सभी विभागीय सचिवों को आदेश दिए हैं कि जिन जिन विभागों की योजनाएं, जिन जिन विभागों की स्कीम्स इनसे जुड़ती हैं या स्वरोजगार से जुड़ती हैं, वो इस पर मिशन मोड में काम करें ताकि प्रवासियों को किसी भी तरीके से संतुष्ट किया जाए या उन्हें काम दिया जाए और उनकी नाराजगी की कोई वजह ना बने। एक बड़ा एजेंडा यही है फिलहाल नीलू। बिल्कुल दीपांकर, तो कहा जा सकता है बहुत सारे लोग आए थे लेकिन वापस भी लौट गए हैं। अब जो लोग बचे हैं, सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि इनको रोजी रोजगार अपने ही शहर, अपने ही प्रदेश में मुहैया कराया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तराखंड में सोमवार को कोरोना के कुल 331 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद कुल केस बढ़कर 63,000 के पार पहुंच गए। बीते 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत हो गई है। राज्य में अब कोविड की रिकवरी रेट 92.51% पहुंच गई है। कोरोना केस में कमी आ रही है, वहीं रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत है। उत्तराखंड से राज्यसभा की 1 सीट के लिए हुए चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी नरेश बंसल निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर मुकेश सिंघल ने नरेश बंसल के निर्वाचन की घोषणा की। बंसल ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बंसीधर भगत, कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे, मंत्री हरक सिंह रावत की मौजूदगी में निर्वाचन प्रमाण पत्र ग्रहण किया। समय तक उत्तराखंड पृथक राज्य के लिए आंदोलन चला। उस आंदोलन में हमारी माताओं बहनों ने संघर्ष किया, तत्कालीन सरकारों के अत्याचारों को झेला। अनेक नौजवान साथियों ने अपनी शहादत दी। जिन मुद्दों को लेकर वो आंदोलन हुआ, उन आंदोलनकारियों की जो भावनाएं थी, उन भावनाओं को समझकर स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमको पृथक राज्य दिया। उनके सपनों को साकार करने में श्री नरेंद्र मोदी जी और वर्तमान की हमारी सरकार श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है, उन कामों को आगे बढ़ाकर उन आंदोलनकारियों के सपनों को साकार करने का मैं भरसक प्रयत्न करूंगा। नरेश बंसल जी हमारे बहुत सीनियर कार्यकर्ता हैं, बचपन से विचारों से जुड़े हैं, पार्टी से जुड़े हैं, संगठन मंत्री रहे हैं, बहुत से क्षेत्रों में उन्होंने काम किया, मजदूरों के क्षेत्र में किया है। बहुत अच्छा
20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा उनको मिला है। आज वो हमारे उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए चुने गए हैं, हम सब उनको बधाई देते हैं। और कर्मकार कल्याण बोर्ड से सचिव दमयंती रावत को हटाने के बाद अब पीसीएस दीप्ति सिंह को बतौर सचिव नियुक्त कर दिया गया है और इसके बाद श्रम मंत्री हरक सिंह रावत की नाराजगी बढ़ गई है। मंत्री का कहना है कि पहले तो सचिव दमयंती रावत को गलत तरीके से हटाया गया। दमयंती रावत बोर्ड के प्रस्ताव से सचिव बनी थी, बोर्ड मीटिंग के जरिए ही उनको हटाया जा सकता है। अब दीप्ति सिंह की नियुक्ति के लिए भी श्रम मंत्री होते हुए उनसे अनुमोदन तक नहीं लिया गया। अपर मुख्य कार्याधिकारी की नियुक्ति उनके बोर्ड में प्रस्ताव के द्वारा, मैं अध्यक्ष था, मेरे अनुमोदन के बाद मेंबर सेक्रेटरी चुग जी थे, चुग जी के दस्तखत के बाद उनकी नियुक्ति अपर मुख्य कार्याधिकारी के रूप में हुई थी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से भी कहा है कि किसी की नियुक्ति जिस प्रक्रिया के तहत होती है उसी प्रक्रिया के तहत उसकी नियुक्ति निरस्त हो सकती है। और वन विभाग में रिटायरमेंट से पहले मन माफिक ट्रांसफर कर दिए गए फॉरेस्ट चीफ जसराज के मामले में अब न्यूज 18 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। प्रमुख सचिव वन के बाद अब वन मंत्री हरक सिंह रावत ने जयराज द्वारा किए गए सभी ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। वन मंत्री के ट्रांसफर सेशन शून्य होने के बावजूद किए गए इन ट्रांसफरों की पत्रावलियां तलब कर ली गई है। वन मंत्री का कहना है कि ऐसे सभी ट्रांसफर निरस्त किए जाएंगे। 31 अक्टूबर को रिटायर हुए जयराज अपनी विदाई से पहले करीब 1.5 दर्जन ट्रांसफर कर गए। इन ट्रांसफरों को लेकर विभाग के अंदर ही अब सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सत्र 0-70 किया गया था और 0-70 में बिना मुख्यमंत्री जो कार्मिक मंत्री है, बिना उनके अनुमति के कोई भी ट्रांसफर किया गया है उसको तत्काल निरस्त कर दें। आज ही मैंने प्रमुख सचिव वन को कह दिया है कि आप कार्योत्तर स्वीकृति लेने के लिए पत्रावली मेरे पर भेज दें, लेकिन ऐसे ट्रांसफर जो बिना नियमों के तहत किए गए हैं उन सबको निरस्त कर दें। और आने वाले दिनों में उत्तराखंड का अपना ब्रांड होगा जिसके लिए राज्य के प्रोडक्ट्स मार्केट में बिकेंगे और अब इस ब्रांड के नाम का भी ऐलान कर दिया गया है। बीस साल में उत्तराखंड अपने उत्पादों की कोई पहचान मार्केट में नहीं बना पाया। सेब से लेकर मंडुवे तक प्रोडक्ट्स की कोई ब्रांडिंग नहीं हुई, लेकिन आने वाले दिनों में उत्तराखंड के प्रोडक्ट्स एक खास ब्रांड नेम से बिकेंगे। सरकार ने इसका ब्रांड नेम होली हिमालय तय किया है, यानी देवभूमि की पवित्रता भी और शुद्धता भी। एक और जहां जो ग्राहक हैं, जो यहाँ के स्थानीय उत्पादों का स्वाद लेना चाहते हैं, उनको यहाँ पर सब कुछ उपलब्ध होगा। दूसरी तरफ जो हमारे किसान हैं और जो महिला समूह हैं जो इसको संचालित कर रहे हैं, उनको भी रोजगार मिलेगा। राज्य सरकार ने जो रूरल ग्रोथ सेंटर की कॉन्सेप्ट की अवधारणा की थी, अब वो धरातल पर नजर आने लगी। राज्य का अपना ब्रांड होगा तो खासतौर पर पहाड़ी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को नई मार्केट मिलेगी। वहीं गांव में खेती करने से लेकर पैकिंग करने वालों को सीधा फायदा होगा, वो भी उस राज्य में जहां लोकल प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग रोजगार का जरिया नहीं बन पाई। देखिए, अम्ब्रेला ब्रांड का होना जरूरी है। जैसे हिलांस है प्योर है ना, ट्राइब्स ऑफ इंडिया का ब्रांड है, हर एक का ब्रांड है, तो एक अम्ब्रेला ब्रांड पूरे राज्य का होना जरूरी है। उससे हमारी जो मार्केटिंग है उसको बहुत बड़ी बूस्ट मिलेगी। लेकिन अम्ब्रेला ब्रांड हम कर नहीं पाए, हिमाचल ने कर लिया है। हिमाचल पुरानी स्टेट है, तो अभी माननीय मुख्यमंत्री इसमें पहल कर रहे हैं और ये हो जाएगा। राज्य के प्रोडक्ट्स को एक ब्रांड नेम देने से सरकार को बड़े बदलाव की उम्मीद है और इसी को देखते हुए सरकार ने होली हिमालय ब्रांड नेम से काम तेज कर दिया है और जल्द ही ये नाम आपको मार्केट में भी नजर आएगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। और आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाते हुए देहरादून में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, जिसमें एक असॉल्ट राइफल के लिए है जबकि दूसरा 125 mm गन बैटल टैंक का अलाइनमेंट में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसका इस्तेमाल शार्प शूटिंग के लिए काफी मददगार होगा। हमारे सैनिक अपने निशानों को अच्छी तरह से लगा भी सकेंगे। 4 गुना क्षमता पाने वाले मजर बोर को अभी तक रशिया, इजराइल जैसे देशों से ही सेना खरीदती आई है, मगर अब भारत में इसे 20% कम लागत में खरीदा जा सकेगा। इसके लिए टेक्निकल बिड लग चुकी है जबकि फाइनेंशियल बिड लगना अभी बाकी है। हमारी फैक्ट्री का एक उत्कृष्ट क्वालिटी उत्पाद है, जैसा मैं आपको अभी दिखाऊंगा
यह प्रोडक्ट हमारा 4x विजन के साथ है, 4 गुना ज़्यादा करके बड़ा करने वाला, वो भी असॉल्ट राइफल के लिए। तो इसकी जो डिमांड है ये बहुत ज़्यादा रहेगी, न केवल हमारे देश की सेवाओं के लिए वरन हमारे मित्र देश की सेनाओं में भी इसका भरपूर उपयोग किया जा सकेगा। और मुनि चितानंद के ऋषिकेश वीरपुर खुर्द में 35 बीघा रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन कब्जा मामले पर हाईकोर्ट अब सख्त हो गया है। हाईकोर्ट ने सरकार को 24 घंटे के भीतर कहा कि शपथ पत्र के साथ बताएं और कब तक अतिक्रमण को तोड़ दिया जाएगा। मंगलवार को भी चीफ जस्टिस कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि हरिद्वार की अर्चना शुक्ला ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कहा कि मुनि चितानंद द्वारा फॉरेस्ट की जमीन पर कब्जा किया है और वहां पर 52 कमरे का एक बड़ा हॉल और गौशाला का निर्माण किया गया है। और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द हासिल करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिथौरागढ़ में गहराते पेयजल संकट के विरोध में अब सभासद भी खड़े हो गए हैं। पालिका के 10 सभासदों ने डीएम से मिलकर पेयजल संकट को तत्काल दूर करने की मांग की है। सभासदों का कहना है कि लंबे समय से जारी पेयजल संकट के कारण जरूरी काम भी खासे प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन जल संस्थान इस समस्या को दूर करने के लिए कोई पहलकर्ता नहीं दिख रहा है। अस्पताल में 4 डायलिसिस डेली की होती हैं, जिसमें लगभग 3000 लीटर पानी खर्च होता है। जिला अस्पताल में आज युवा आलम है कि अस्पताल में डायलिसिस करने के लिए पानी नहीं है। और क्रियाकर्म स्थल है यहाँ पद्याधारा में, यहाँ पर को मतलब ऐसा है क्या कहते हैं 3 क्रियाएं चलनी है, क्रिया स्थल में भी पानी की कमी है। और रुद्रप्रयाग के विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चोपता में सुविधाओं के नाम पर आज तक विद्युतीकरण तक नहीं हो पाया, जिसके कारण चोपता के व्यवसायियों के साथ ही यहां पहुंचने वाले देसी विदेशी पर्यटकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। शासन प्रशासन से कई बार दीनदयाल उपाध्याय योजना से चोपता में विद्युतीकरण की मांग कर चुके हैं, लेकिन केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग चोपता को सेंचुरियन जोन में मानता है, कि जिस कारण चोपता का वर्षों बाद भी विद्युतीकरण नहीं हो पाया है। विद्युत की बहुत बड़ी समस्या है और बार बार निवेदन कर दिया गया कि दीनदयाल उपाध्याय के बजट से आप जो है यहाँ विद्युतीकरण कर दीजिए, मगर इसके बीच जो रोड़े आ रहे हैं वो ये हैं कि केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग कह रहा है कि ये सेंचुरी जोन में है, यहाँ लाइट नहीं आ सकती है। और पौड़ी में बने होम स्टे में उमड़ते पर्यटक महिलाओं के लिए रोजगार का जरिया बन गए हैं। खिरसू में जिला प्रशासन द्वारा कई होम स्टे बनाए गए हैं, जहां पर लॉकडाउन के दौरान कई महिलाएं बेरोजगार हो गई थी, लेकिन अब पर्यटकों के आने से महिलाओं को रोजगार एक बार फिर से मिल रहा है। होम स्टे का संचालन महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं ही करती हैं, जिसके द्वारा गांव जैसे माहौल में पर्यटकों का स्वागत और भोजन कराया जाता है। वहीं पर्यटक भी इसे लेकर काफी खुश हैं। हाँ, लॉकडाउन के असल में तो भारतवर्ष में तो सारा लॉकडाउन हो रखा था, पूरी स्थिति खराब हो चुकी थी उस टाइम, पर अब इस टाइम बहुत ही अच्छी हो गई, क्योंकि हाँ जहाँ बाहर से भी गेस्ट आ रहे हैं वो भी खुश हो रहे हैं। सर उस समय परेशानी तो बहुत हुई, हम रोजगार हमें यहाँ पे मिल रखा था तो हम बेरोजगार हो गए थे उस समय, क्योंकि इनकम नहीं हो रही तो खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। सर काफ़ी अच्छा लग रहा है कि काफ़ी टाइम के बाद हम घर से आउटिंग के लिए निकले हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, ये जगह हमने फर्स्ट टाइम ही देखी है होम स्टे वाली, तो हाँ जी बहुत अच्छा लगा, मतलब एकदम घर जैसा। पिथौरागढ़ में मोरी गांव में आपदा प्रभावितों ने डीएम से राहत कैंप में रखे जाने की गुहार लगाई है। असल में आपदा प्रभावितों को राहत कैंप छोड़ने के निर्देश दिए गए, लेकिन इनके सामने दिक्कत ये है कि ये जाएं तो आखिर जाए कहां। आसमानी आफत ने उनके घरों को जमींदोज कर दिया। मुआवजा राशि भी कई प्रभावितों को नहीं मिल पाई है। नियमों के मुताबिक राहत शिविरों में 2 महीने ही रखा जा सकता है। प्रशासन 1 महीने की समय सीमा पहले ही बढ़ा चुका है। सर हमें मतलब जहाँ कैंपों में रहते हैं वहाँ से भी मतलब भगा रहे हैं, राशन पानी बंद कर दिया गया है और वहाँ से भी मतलब उड़ने के लिए बोल रहे हैं, बोरा बिस्तर बाहर फेंक रहे हैं अभी, और मुआवजा अभी कुछ मिला नहीं है सर, घर तो कुछ बचा नहीं है, हम रहेंगे कहाँ मतलब भगा के भी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व फ्रंट लाइन स्टाफ की कमी झेल रहा है, जिसके चलते यहां पर वन्य जीवों की सुरक्षा राम भरोसे चल रही है। आलम यह है कि 50% से ज्यादा स्टाफ इस वक्त खाली है।
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 239 फॉरेस्ट गार्ड के पद सृजित हैं, जबकि वर्तमान में यहाँ सिर्फ 98 फॉरेस्ट गार्ड ही काम कर रहे हैं। ऐसे में कॉर्बेट प्रशासन ने दैनिक बीट वॉचर और मजदूरों के जिम्मे यहाँ की सुरक्षा डाल दी है। इसके साथ ही 17 रेंजर के पद स्वीकृत हैं, जिसके मुकाबले सिर्फ 11 रेंजर ही काम कर रहे हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो सबसे ज़्यादा कमी है वो फॉरेस्ट गार्ड्स की है। हमारे जो रिजर्व में 239 है जो सैंक्शन पोस्ट है फॉरेस्ट गार्ड्स की, उसके अगेंस्ट जो है 98 हमारे पास फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, तो सबसे ज़्यादा कमी यहाँ पर है। कॉर्बेट में स्टाफ की कमी का सीधा असर यहाँ के वन्य जीवों की सुरक्षा पर पड़ रहा है, जिससे वन्य जीव प्रेमी भी खासे चिंतित हैं। 98 वन रक्षकों के भरोसे ही वन जीवों की सुरक्षा नहीं हो सकती है, बहुत ही नाकाफी है, 50% से भी कम है। तत्काल जो है फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती होनी चाहिए वन जीवों की सुरक्षा के लिए। फ्रंट एंड स्टाफ में 50% से भी ज्यादा की कमी होना गंभीर विषय है। ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि बाघों के गढ़ में बाघ कितने दिनों तक महफूज रह पाएंगे। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, रामनगर। और अब बात एक प्यारी सी पिक्चर की, जिसको उत्तराखंड पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया है। दरअसल सुरक्षा का संदेश देती ये पिक्चर देहरादून के गांधी रूट की है। बाइक राइडर ने खुद तो हेलमेट पहना ही है, साथ ही अपनी प्यारी डॉगी को भी हेलमेट पहनाया है, जो पिछली सीट पर अपने मालिक की बाइक में शान से बैठी है। तस्वीरें ट्विटर हैंडल से पोस्ट की गई हैं ताकि लोगों को भी किस तरह से रोड सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, इसको लेकर एक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है।